हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ पुरानी हवेलियाँ, सुनसान जंगलों या खंडरों में होते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक बिल्कुल आधुनिक दिखने वाला घर आपके लिए एक जिंदा नर्क बन जाए। ऐसा घर जहाँ आपकी दीवारें चीखने लगे और आपका ही नया फ्लैट टीवी स्क्रीन आपके मासूम बच्चे को हमेशा के लिए निगल जाए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म पोल्टरजेस्ट। ये फिल्म 1982 की मशहूर क्लासिकर हॉरर फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन और मॉडर्न रीमेक है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो एंड तक ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है बोवेन फैमिली से। परिवार के मुखिया है एरिन, उनकी पत्नी एमी, उनकी 16 साल की बड़ी बेटी क्रेडा, 9 साल का बेटा ग्रिफिन और सबसे छोटी 6 साल की प्यारी बेटी मेडिसन यानी मेडी। एरी की अभी हाल ही में नौकरी छूटी है, उनके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और परिवार गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में है। इसी वजह से वो शहर से दूर एक इलाके में बेहद कम कीमत पर मिलने वाले घर खरीद लेते हैं। घर में एंट्री करते ही मिडिल चाइल्ड यानी ग्रिफिन को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो बहुत डरपोक और सेंसिटिव बच्चा है। उसे रहने के लिए घर के सबसे ऊपर बना एटिक वाला कमरा मिलता है। जब ग्रिफिन अपना सामान समेट रहा होता है तो उसे उस कमरे के एक छिपे हुए कोने में पुराना संदूक मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर कई सारी डरावनी जोकर यानी क्लोन डॉल्स मिलती है। ग्रिफिन उन गुड़ियों को देखकर बुरी तरह डर जाता है। सेम टाइम में नीचे कमरे में नन्ही मेडी के साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है। मेडी बिना किसी वजह के अपने बेडरूम के क्लोजेट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो क्लोजेट के हैंडल को छूती है तो एक जोरदार करंट का झटका लगता है जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन मेडी डरने की बजाय क्लोजेट के अंदर देखकर किसी अदृश्य चीज़ से बातें करने लगती है। जब ग्रिफिन ये देखता है और उसे पूछता है कि वो किससे बातें कर रही है तो मेडी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, मैं अपने नए दोस्तों से बातें कर रही हूँ। उसी रात पूरा परिवार सो रहा होता है, तभी घर की बिजली रहस्यमय तरीके से ट्रिप करने लगती है। ग्रिफिन की आँख खुलती है और वो नीचे जाता है। वो देखता है कि लिविंग रूम का बड़ा टीवी अपने आप चालू हो गया है। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं चल रहा, सिर्फ सफ़ेद झिलमिलाहट आ रही है। 6 साल की मेडी उस टीवी स्क्रीन के बिल्कुल पास खड़ी है, अपना हाथ उस ठंडी स्क्रीन पर टिकाए हुए है और टीवी के पीछे से आ रही फुसफुसाहटें सुन रही है। जैसे ही ग्रिफिन उसके पास पहुंचता है, मेडी पीछे मुड़ती है और ठंडे लहजे में कहती है, दे आर हियर। अगले दिन एरियल और एमी इस तनाव से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने नेबर्स के साथ डिनर पर जाते हैं। वो अपनी बड़ी बेटी केंड्रा को बच्चों की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उधर डिनर टेबल पर नेबर्स के साथ बातचीत के दौरान एरियल को एक सच्चाई पता चलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पड़ोसी बताते हैं कि पूरी कॉलोनी उसमें 19वीं सदी के पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है। जब बिल्डर्स ने इस ज़मीन को डेवलप किया तो उन्होंने पैसों को बचाने के लिए सिर्फ कब्रों के पत्थरों को हटाया था, लेकिन इंसानी लाशें और कंकाल को ज़मीन में ही वैसे ही छोड़ दिया था। यानी बोवेन परिवार अनजाने में हजारों असंतुष्ट आत्माओं के ठीक ऊपर सो रहा था और अब उन आत्माओं का गुस्सा फटने वाला था। जैसे ही रात के 10 बजे बाहर एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। बिजली कट जाती है और बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है। अब शुरू होता है इस फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, जहां घर की दुष्ट आत्माएं तीनों बच्चों पर एक साथ अलग अलग कमरों में जानलेवा हमला कर देती है।
पहला हमला केंद्रा पर होता है। केंद्रा बेसमेंट के पास से गुजर रही होती है तो उसे नीचे से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरती है, फर्श की कंक्रीट अचानक उखड़ जाती है। उसमें से खौफनाक बदबूदार काला कीचड़ बाहर आता है। क्रेडा पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस कीचड़ में से एक सड़ा हुआ इंसानी कंकाल का हाथ बाहर निकलता है और क्रेडा का पैर पकड़कर उसे उस कीचड़ के दलदल में खींचने लगता है। क्रेडा अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह चीखती है। दूसरा हमला ऊपर ग्रिफिन पर होता है। ऊपर ग्रिफिन एटिक में अपने बिस्तर पर डरा हुआ बैठा है। बाहर लगे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की टहनियाँ उसकी खिड़की पर जैसे टकरा रही है, जैसे कोई हाथ मार रहा हो। तभी ग्रिफिन नोटिस करता है कि उसके बेड के पास रखी वो चोकर वाली गुड़िया गायब है। वो डरते हुए नीचे देखता है तो गुड़िया बेड से नीचे बैठी हुई थी और उसे ही घूर रही होती है। अचानक वो गुड़िया हवा में उछलती है और ग्रिफिन के चेहरे पर झपट पड़ती है। ग्रिफिन किसी तरह उसे खुद से अलग करता है, लेकिन तभी बाहर का वो विशाल पेड़ खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस आता है। पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियाँ ग्रिफिन को एक सांप की तरह जकड़ लेती है और उसे खिड़की से बाहर हवा में खींच ले जाती है। तीसरा और सबसे मेन हमला मैडी पर होता है। इस पूरे शोर शराबे के बीच मैडी अपनी कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। अलमारी के अंदर कपड़ों की जगह एक बेहद चमकदार और सम्मोहित कर देने वाली रोशनी नजर आती है। ये रोशनी असल में दूसरी दुनिया का पोर्टल यानी दरवाज़ा था। उस रोशनी में से अदृश्य हाथ निकलते हैं। मैडी अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो हाथ उसे पकड़कर उस अलमारी के अंदर पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं। जब एरियल और एमी घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि क्रीडा बेसमेंट में फंसी है और ग्रिफिन बाहर पेड़ पे लटका हुआ है। वो दोनों को बचाते हैं, लेकिन जब वो मैडी के कमरे में भागते हैं तो मैडी वहाँ नहीं थी। पूरी अलमारी खाली पड़ी थी। मैडी इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। मैडी के गायब होने के बाद घर में पुलिस बुलाई जा सकती थी, लेकिन एरियल को समझ आ चुका था कि ये कोई इंसानी किडनैपिंग नहीं है। तभी घर के अंदर बंद पड़े टीवी में से अचानक मैडी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। मैडी की आवाज़ दीवारों के पीछे से, बिजली के बोर्ड से और टीवी के स्पीकर से गूंज रही थी। वो चिल्ला रही थी, मम्मी पापा मुझे बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हताश होकर एमी एक यूनिवर्सिटी की पैरानॉर्मल रिसर्च टीम से संपर्क करती है, जिसकी लीडर डॉक्टर ब्रूक पॉवेल है। ये टीम अपने साथ बेहद आधुनिक गैजेट्स, थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्टर लेकर आती है। टीम का एक मेंबर ब्रॉयड जब मैडी के कमरे की दीवार पर एक खास पैरानॉर्मल कैमरा इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल मशीन से छेद करने लगता है, तभी एक खौफनाक घटना घटती है। दीवार के अंदर से एक ऐसी अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है जो ड्रिल मशीन को ब्रायन के हाथ से छीन लेती है। मशीन अपने आप हवा में बहुत तेज घूमने लगती है और ब्रॉयड के हाथ को बुरी तरह चोटिल कर देती है। दीवारों पर खून की छींटें उड़ती है। टीम के मॉनिटर्स पर अजीबोगरीब आकृतियां नाचती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर पॉवेल समझ जाती है कि ये कोई आम भूत नहीं है, बल्कि ये एक पोल्टरजिस्ट है, यानी सैकड़ों दुष्ट और शक्तिशाली आत्माओं का एक पूरा झुंड, जो मैडी की शुद्ध और पवित्र ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता खोलना चाहते हैं। अब मैडी को वापस लाने के लिए ग्रिफिन आगे आता है। उसे अपनी बहन को अकेले छोड़ने का बहुत पछतावा है। ग्रिफिन टीम के एक अद्भुत कैमरा वाले ड्रोन को लेता है और उसे एक मजबूत रस्सी से बांध देता है। वो ड्रोन को चला के सीधे मैडी के अलमारी के उस चमकीले पोर्टल के अंदर भेज देता है। जैसे ही ड्रोन उस पोर्टल के पार जाता है, टीम के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो विजुअल्स आते हैं उन्हें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी दुनिया कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, बल्कि वो एक
अंत, डार्क और भूल भुलैया जैसा डायमेंशन था, जहाँ चारों तरफ इंसानी आत्माएं और सड़ती हुई लाशें कीचड़ में धंसी हुई थी। वो आत्माएं तड़प रही थी और उन्हें सब के बीच छोटी मेडी एक कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी। स्थिति बेकाबू होते देख डॉक्टर पॉल एक आखिरी रास्ता अपनाती है। वो एक मशहूर टीवी स्पिरिचुअल मीडियम और तांत्रिक कैरियन बर्ग को बुलाती है। बर्ग दिखने में एक मॉडल सेलिब्रिटी जैसे है, लेकिन वो आत्माओं की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। बर्ग घर का कोना कोना देखते हैं और कहते हैं कि आत्माओं ने मेडी को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वे मेडी को अपनी रोशनी मानते हैं, जिसकी मदद से वो इस तड़प से आज़ाद होकर मोक्ष पा सकते हैं। बर्ग साफ कह देते हैं कि ड्रोन से काम नहीं चलेगा। मेडी को वापस लाने के लिए किसी जीवित इंसान को अपनी जान दांव पर लगाकर उस पोर्टल के अंदर जाना होगा। जैसे ही मेडी का हाथ पकड़ना होगा और उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा। एरिक अंदर जाने को तैयार होता है, लेकिन ग्रिफिन कहता है कि मेडी उसकी वजह से गायब हुई है, इसीलिए वो जाएगा। ग्रिफिन की कमर पर एक मजबूत रस्सी बांध दी जाती है और वो अपनी आंखों पर स्पेशल चश्मा लगाते हैं और एक गहरी सांस लेकर सीधे उस खौफनाक अलमारी के पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर का नज़ारा भयानक था। दुष्ट आत्माएं ग्रिफिन को देखकर उसकी तरफ झपटती है, उसे डराती है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिफिन अपनी बहन के लिए अपने सारे डर को पीछे छोड़ देता है। वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है और मेडी को ढूंढने निकलता है। वो मेडी का हाथ कसकर पकड़ता है। इस तरफ हमारी दुनिया में एरिक, एमी और बर्ग पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचने लगते हैं। पोर्टल के अंदर से आत्माएं ग्रिफिन और मेडी को वापस खींच रही होती है। दोनों दुनिया के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ग्रिफिन और मेडी दोनों सही सलामत पोर्टल से बाहर निकलकर लिविंग रूम के छत से नीचे गिर जाते। मेडी वापस आ चुकी थी। कैरियल बर्ग मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी उठाते हैं और कहते हैं, दिस हाउस इज क्लीन। लेकिन क्या सच में आत्माएं इतनी आसानी से मान जाने वाली थी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही बोवेन परिवार राहत की सांस लेता है और अपनी गाड़ियों में सामान लोड करके इस मनहूस घर से हमेशा के लिए निकलने लगते हैं, आत्माएं अपना आखिरी और सबसे विनाशकारी हमला करती हैं। पूरा घर भूकंप की तरह हिलने लगता है, जमीन फट जाती है और 19वीं सदी की सड़ चुकी लाशें और कंकाल फर्श तोड़कर बाहर आने लगते हैं। पूरा घर एक ब्लैक होल की तरह बदलने लगता है, जो मेडी को दोबारा अंदर खींचना चाहते हैं। इस नाजुक मोड़ पर कैरियन बर्ग को समझ आ जाता है कि आत्माएं तब तक शांत नहीं होगी जब तक उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। बर्ग एक फैसला लेते हैं। वो खुद को उस पोर्टल के हवाले कर देते हैं। वो अपनी मर्जी से आत्माओं के बीच चले जाते हैं ताकि वो उन्हें दूसरी तरफ ले जा सके और ये पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाए। बर्ग की इस महान कुर्बानी के बदले में वो पोर्टल एक बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाता है और पूरा घर मलबे में तब्दील हो जाता है। बोवेन परिवार किसी तरह अपनी कार स्टार्ट करते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें थोड़ा सा मजाक देखने को मिलता है। इस खौफनाक हादसे के कुछ महीने बाद बोवेन परिवार एक नए शहर में अपने लिए एक दूसरा घर देखने जाते हैं। उनके साथ एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। वो एजेंट उन्हें घर घुमाते हुए बहुत ही उत्साह से कहती है, इस घर में आपके बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े क्लोजेट्स और लिविंग रूम में एक शानदार फ्लैट स्क्रीन टीवी मुफ्त मिलेगा। ये सुनते ही एरियल और एमी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो बिना एक शब्द बोले अपने बच्चों को पकड़ते हैं, कार में बिठाते हैं और वहां से यू टर्न लेके तुरंत भाग जाते हैं। ये सीन दिखाता है कि इस हादसे के उनके दिमाग पर कितना गहरा ट्रॉमा छोड़ दिया है कि वो अब जिंदगी में कभी भी बड़े टीवी या अलमारी वाले घर में कदम नहीं रखेंगे। अब हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आखिरकार आत्माओं का मकसद क्या था? फिल्म के असली विलेन कोई एक भूत या शैतान नहीं था, बल्कि वो सैकड़ों लोग थे जिन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बिल्डर्स ने लालच में आकर उनके शवों का अनादर किया।
जिसकी वजह से उनकी आत्माएं लिम्बो में फंस गई। वो सदियों से तड़प रही है और उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। जब मेडी जैसी एक बेहद मासूम और पवित्र बच्ची उस घर में आई तो उसकी प्यार और एनर्जी उन आत्माओं के लिए एक चमत्कार टॉर्च या रोशनी की तरह चमकी। आत्माओं ने मेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी उस रोशनी का पीछा करके इस कैद से आज़ाद होने के लिए उसे अगवा किया था। और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।